नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पहला चुनावी दांव चलते हुए 21 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। राज्य की पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उनके रिश्तेदार विजय बघेल को उतारा गया है, तो वहीं दुर्ग से पार्टी के सांसद मैदान में हैं। इसके अलावा यदि छत्तीसगढ़ भाजपा की पहली लिस्ट की बात करें तो इनमें जिन 21 नामों का ऐलान किया गया है उनमें भूलन सिंह मरावी, प्रेमनगर, लक्ष्मी राजवाड़े, भटगांव, शकुंतला सिंह कोरथे, प्रतापपुर, रामविचार नेताम, रामानुजगंज, प्रबोध सिंह लुंड्रा, महेश साहू खरसिया, हरीश चंद्र राठिया, धर्मजयगढ़, लखनलाल देवांगन कोरबा, प्रणव कुमार मरवाही, सरला कोसरिया सरायपाली, अलका चंद्राकर खल्लारी, इंद्र कुमार साहू अभानपुर, रोहित साहू राजिम, श्रवण मरकाम सिहावा, देवलाल हलवा ठाकुर, डॉडी डुहारा, विजय बघेल पाटन, विक्रांत सिंह खैरागढ़, गीता घासी साहू खुज्जी, संजीव शाह मोहला मानपुर, आशाराम नेताम कांकेर, मनीराम कश्यप बस्तर से इनको टिकट दिया गया है। दरअसल साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही अहम है। कल ही छत्तीसगढ़ भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई थी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही पहली पंक्ति के तमाम नेता मौजूद थे। विधानसभा चुनाव में खासतौर पर उन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है जो हारी हुई सीटें हैं। दरअसल बैठक में छत्तीसगढ़ की 27 सीटों को लेकर गहन चिंतन मंथन हुआ था। इन 27 सीटों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिसमें बीजेपी कभी हारी और कभी जीती है। दूसरी कैटेगरी में वो सीटें हैं जिसमें बीजेपी 2 बार से ज्यादा हारी है। तीसरी कैटेगरी ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी कभी नहीं जीती। पहली और दूसरी में 22 सीटें हैं। तीसरी कैटेगरी में 5 सीटें हैं। भाजपा की इन कमजोर सीटों के उम्मीदवारों के नामों के पैनल पर भी चर्चा हुई थी, जैसा अनुमान लगाया गया था कि बीजेपी 27 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है और इसके बाद 21 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। अब इसके बाद ये कांग्रेस के लिए क्या एक टास्क की तरह होगा कि जिन उम्मीदवारों के नाम बीजेपी की तरफ से आए हैं उनके सामने एक कंपटीशन के नजरिए से देखा जाए तो किन चीजों को ध्यान में रखकर प्रत्याशियों को सामने लाया जाएगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है आपको सुनाते हैं। अब जब चुनाव समिति की बैठक होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, तो उसमें राजनीतिक रूप से चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बहुत सी चीजों पर विचार विमर्श होता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारी पार्टी ने जो जो अभी कार्यक्रम किए हैं, संपन्न हुए हैं, उन सारी चीजों की समीक्षा भी हुई, हमारे सुझाव भी लिए गए, आगामी कार्य योजना पर विस्तार से बातचीत हुई, चर्चा हुई कि पूरे चुनाव तक हम कौन कौन से कार्यक्रम कब कब करने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में क्या करेंगे। देखिए, अब ये लोग तो बैठक तो दिन में भी चल रही है, रात में भी चल रही है और ये लोग तो बंद कमरे तक सीमित है। अमित शाह जी आते हैं रायपुर, रात को यहीं रुक के चले जाते हैं, सवेरे तक नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। मतलब ये लोग सिर्फ जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इनके पास गुटबाजी इतना ज़्यादा हावी है, एक दूसरे को अभी तक एक भी नहीं हो पाए हैं, तो इनकी बैठकें सिर्फ बंद कमरे में और बंद कमरे तक ही भारतीय जनता पार्टी। चलिए, तो बीजेपी की पहली सूची सामने आ चुकी है और उसके बाद कांग्रेस को किस तरीके से तैयारियां करनी है ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिन चेहरों के नाम बीजेपी की तरफ से आए हैं, खासतौर पर भूपेश बघेल के अगेंस्ट में जिस तरह से विजय बघेल का नाम है, बाकी सीटों का भी आकलन किया जाए तो क्या ये एक कंपटीशन के तौर पर कांग्रेस इसको ले सकती है? एक टफ टास्क क्या कांग्रेस के लिए हो सकता है? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि प्रत्याशियों के नाम जो आते हैं, निश्चित तौर पर हर राजनीतिक दल चाहता है वो चेहरा सामने हो जो जिताऊ हो। ऐसे में आने वाली तस्वीर क्या होगी ये देखना होगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सौरभ साहू हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राहुल टिकरिया हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सौरभ जी आपसे, और आपसे इस चर्चा की शुरुआत इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे पहला ही सवाल अब आ रहा है कि कांग्रेस के लिए कितने दिन का इंतजार करें? क्या ऐसे ही जल्द से जल्द तस्वीरें साफ कर देंगे पहली लिस्ट के साथ, या फिर वक्त लेंगे, मंथन में वक्त लगेगा? क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारा क्राइटेरिया भी बना रखा है और वो वैसे ही पूरा आकलन कर रही है। सभी को ज्ञात है कि कांग्रेस की एक प्रक्रिया है, एक लोकतांत्रिक ढंग की प्रक्रिया है। और अभी जैसा कि हमारा 2018 के विधानसभा चुनाव में ब्लॉक स्तर पर आवेदन
आमंत्रित किए गए थे। जो भी प्रत्याशी या जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं वो ब्लॉक अध्यक्ष को अपना आवेदन देंगे। फिर ब्लॉक अध्यक्ष जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे उसमें से 5 को शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बाद वो जिला स्तर पर एक बैठक होगी, जिला स्तर पर 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद फाइनल डिसीजन जो है वो पीसीसी प्रदेश स्तर पर लिया जाएगा। तो निश्चित ही इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में थोड़ा तो समय लगेगा और पूरा जो मंथन करके सभी के आवेदन पर विचार करके उसमें से योग्य और सबसे अच्छे एक उम्मीदवार का चयन करना हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है। और नीचे से ऊपर की ओर जो कांग्रेस की प्रक्रिया है वो जारी, क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक और एक लोकतांत्रिक ढंग से हम इसको करना चाहते हैं। 2018 के चुनाव के पहले भी इसी प्रक्रिया का पालन किया गया था और अभी भी वही प्रक्रिया होगी। तो जब प्रक्रिया है तो उसको पूरा करके ही इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से थोड़ा इंतजार तो रहेगा राखी जी। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर सौरभ जी की, ठीक है इंतजार की बात है, लेकिन मुझे लगता है जो नाम अभी सामने कई महत्वपूर्ण सीटों के लिए आ भी गए हैं, मैं विजय बघेल की यदि बात करूं तो पाटन से उनका नाम लगभग तय ही हो गया, लगभग क्या मुझे लगता है सामने ही आ गया। तो आप समझ लीजिए कि फाइनल नाम हो गया है। रामविचार नेताम के नाम की मैं बात करूं रामानुजगंज से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो क्या भूपेश बघेल के सामने यदि मैं देखूं तो कहीं ना कहीं एक उनके रिश्तेदार के रूप में है, इसको कांग्रेस किस तरह से लेगी? देखिए, कहीं पर भी ये जो राजनीतिक जो एक विचारधारा की लड़ाई है वो उनके जो आपसी संबंध है वो अपने स्थान पर है राखी जी, और जो राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है वो अपनी जगह पर है। निश्चित रूप से भाजपा ने जो चुनाव सीट का निर्णय किया है, उम्मीदवारों का निर्णय किया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि जातिगत एक व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने किया है। लेकिन अगर भूपेश बघेल जी के लिए विशेष बात कहें तो भूपेश बघेल जी के जो पिछले 4 वर्षों 4.5 वर्षों के जो कार्यकाल रहा है उसके आधार पर उनके जो काम हुए और छत्तीसगढ़ प्रदेश में उनकी जो छवि बनी हुई है अभी, तो आज उनके कद का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के पास अभी नहीं है। उन्होंने अपने तरफ से एक जातिगत समीकरण बिछाने के लिए मुझे लगता है कि उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। और हमारे तरफ से भी जैसे कि भूपेश बघेल जी को भी अगर चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से उनको अपने पाटन ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष के पास अपना आवेदन देना होगा और उसके आधार पर उसमें एक लोकतांत्रिक ढंग से और एक सिस्टमेटिक वे में निर्णय लिया जाएगा और वो नाम बिल्कुल बहुत जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है राहुल जी, मुझे लगता है तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं, लेकिन अभी जिस तरह से सौरभ जी ने कहा कि ये अब आने वाले समय की बात है कि कांग्रेस की तैयारी किस तरह से होगी, लेकिन ये जो नाम सामने आए हैं, क्या वाकई में जो बात कही जा रही है कि जातिगत समीकरणों को देखते हुए इन नामों को रखा गया है? निश्चित तौर पर ये एक बड़ा वोट बैंक होता है और छत्तीसगढ़ की यदि बात करें, अलग अलग जगहों की बात करें, ये फैक्टर देखिए, जातिगत समीकरण प्रभावी तो होते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रत्याशी का चेहरा भी होता है, उसकी छवि भी होती है। कहते हैं ना, जो जिताऊ है लगता है इस पे दांव लगाया जा सकता है, तो राजनीतिक दल वही करते भी हैं। क्या वही चीजों को ध्यान रखा जाएगा? मुद्दे कितने प्रभावी होंगे? किस तरह से इस लिस्ट को सामने लाई है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से 4 माह पूर्व ये सूची जारी कैंडिडेट की गई है, 21 विधानसभा के कैंडिडेट की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है। सभी को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं। और ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार से असमंजस की स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक योग्य और जिनके पास जनाधार है ऐसे जनप्रतिनिधि और जो हमारे नेता हैं उनको टिकट मिल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए हैं, जमीन पर काम किए हैं। और आज आप देखिए वो 21 जो सूची है उसमें कई अभी पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस सरकार आने के बाद वो जनप्रतिनिधि बने और आज उनको मौका दिया गया, तो एक मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मजबूत कैंडिडेट की घोषणा कर रही है। और ये अपने आप में कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके तैयारियों के लिए उनके पास एक पूरा का पूरा समय मिलेगा और पर्याप्त समय मिलेगा। तो कोई हड़बड़ी वाला विषय नहीं है। 4 महीने पूर्व टिकट का घोषणा कर दिया गया है। जाहिर सी बात है हमारे जो कैंडिडेट हैं वो तैयारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे और 2023 में
के जो विधानसभा चुनाव में निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा राहुल जी, अभी जैसे कि कांग्रेस ने कहा, सौरभ जी भी कह रहे थे कि यदि पाटन सीट की मैं बात करूं, और इसलिए भी क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण सीट होगी, एक तरफ विजय बघेल हैं तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल है, ये आने वाले समय की बात है। भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये कांग्रेस को देखना है, अभी हम इस पर कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी उनकी तरफ से चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी सीट तो है, उनका क्षेत्र है, और निश्चित तौर पर उसके बाद जैसा कि कांग्रेस अभी कह रही है कि उनके कद का जो नेता है, ये शुरू से मैं सुनती आ रही हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, वो चेहरा नहीं है, वो कद नहीं है। देखिए राखी जी, आपको बता दूं कि विजय बघेल वही कैंडिडेट है जिन्होंने भूपेश बघेल जी को उन्हीं के विधानसभा पाटन में पूर्व में पटकनी दी है। वो प्रचंड मतों से चुनाव जीते थे, उसके बाद अभी जरूर उनको टिकट नहीं मिला था, उनके जगह पर मोतीलाल साहू जी चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। मगर लोकसभा का चुनाव फिर से विजय बघेल जी ने लड़ा उसी दुर्ग लोकसभा से, और पाटन विधानसभा से आपको बता दूं 27,500 वोटों से उन्होंने लोकसभा में भूपेश बघेल जी के होते हुए चुनाव में लीड किया। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी का स्वयं का जो बूथ है ग्राम बेलोदी, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी और विजय बघेल जी जीतते हैं। तो निसंदेह उनके कद के नेता वाली बात नहीं है, वो ऐसे कद के नेता हैं जो स्वयं भूपेश बघेल जी को वहां पे चुनाव हरा चुके हैं। और विजय बघेल जी आज छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र के समिति के अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, तो जाहिर सी बात है भूपेश बघेल जी के लिए चिंता का विषय है। और निसंदेह इस बार विजय बघेल जी जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के कुछ माह बाद ही प्रचंड मतों से पाटन विधानसभा में वो लीड लिए थे, और तो और मुख्यमंत्री जी के बूथ से भी चुनाव जीते थे, तो जाहिर सी बात है ये भूपेश बघेल जी के लिए एक कड़ी टक्कर का विषय होगा और विजय बघेल जी वहाँ पे चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल राहुल जी, कांग्रेस ने ABCD करके कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, उसमें इस बात का आकलन तमाम तरह से कहीं ना कहीं किया जा रहा है कि बीजेपी किन सीटों पर मजबूत रही, किस कैटेगरी में वो दोनों बार वहां से प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस के इक्वली जीते हैं, कितना ज्यादा कहां पर प्रभाव रहा, कितना बिल्कुल जीरो रही तो जीरो कहां पर रही है, इन तमाम चीजों पे भी आकलन हो रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह का आकलन कर रही है कि यदि कांग्रेस की बहुमत की सीटें थीं तो वो कैसे गई हैं, वहां पे हम कितना कम हुए हैं? क्या ये आकलन बीजेपी को भी करने की जरूरत है या बीजेपी कर रही है? बिल्कुल, हर राजनीतिक पार्टी आकलन करता है, और राजनीतिक पार्टी आकलन किए बिना किसी भी प्रकार से कदम नहीं बढ़ाती। सारा आकलन हो रहा है, और जिन सीटों पे हमें ज्यादा टास्क है, जिन सीटों पर हमारे लिए गैप ज्यादा है, जहाँ पर हम ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हारे थे, ऐसे जगहों का चयन करके टिकट वितरण जल्द किया जा रहा है। और दूसरी बात, कांग्रेस के लिए मंथन करना इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि आप देखिए इन्होंने जो जन घोषणा पत्र 2018 में बनाया था, 36 बिंदु थे, उसका 27 बिंदु महज 4 माह बचे चुनाव सत्र से पूरा समाप्त हो गया, 27 बिंदु इन्होंने नहीं छुए। तो जाहिर सी बात है, देखिए 95 लाख महिलाओं का मतदान की संख्या है छत्तीसगढ़ में, उन 95 लाख महिलाओं का एक ही उम्मीद था ये सरकार शराबबंदी करे, मगर ये सरकार ने शराबबंदी नहीं किया। आप देखिए 55 लाख युवा मतदाता है, युवाओं के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 10 लाख कर्मचारी है शासकीय और अर्धशासकीय और संविदा कर्मी, उनके लिए भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो जाहिर सी बात है इनके लिए मंथन का विषय यही है कि भैया हमने उनका जो जनता है, जो कर्मचारी है, जो युवा वर्ग है, जो महिला वर्ग है, उनके जो अपेक्षा थे उन पर पूर्ण नहीं खरे नहीं उतरे हैं। तो ऐसी स्थिति में मंथन करने का विषय कांग्रेस के लिए निसंदेह है, और भारतीय जनता पार्टी जिस स्वतंत्रता के साथ बहुत जल्द टिकट का वितरण कर रही है, निसंदेह हम 2023 में वापसी करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है सौरभ जी, जो एक कैटेगरी बनाई गई है या जिस तरह से इन चीजों पर मंथन किया जा रहा है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। भले ही हमारे पास बहुमत आया हो, लेकिन कब क्या हो जाएगा ये पता नहीं है। लेकिन इसको करने से कितना एक फायदा मिल सकता है, ये बात मैं इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि जिस तरह से आप आकलन कर रहे हैं या जिस तरह से कैटेगरी बनाई गई है, उससे क्या चीजों को पूरी की पूरी सीटें अपने पाले में लाने की ये कोशिश है, या फिर जातिगत समीकरण भी होते हैं, वहां से चीजें निकलेंगी। लेकिन इन सब से इतर ये भी हमें देखना होगा कि ये बात जरूरी नहीं है कि उस सीट पे वही कैंडिडेट भी हो, वो चेहरा रिपीट हो, बदलाव भी हो सकता है। जी बिल्कुल राखी जी, आप बहुत सही बात कह रही हैं कि उन सीटों पे जो मंथन करना है ये कांग्रेस का निश्चित रूप से आंतरिक विषय है, लेकिन एक मंथन करना जरूरी होता है क्योंकि एक राजनीति के अंदर में
कब कौन सी बात कहां पर आपके विपरीत चली जाए ये भरोसा नहीं होता या ये कहा नहीं जा सकता है। इस वजह से ये जो कांग्रेस के अंदर एक रणनीति बनाई गई है, ये जो 4 कैटेगरी में जो आकलन किया जा रहा है, ये उस रणनीति का हिस्सा है और उसी के आधार पर जो योग्य उम्मीदवार है, जो जिसको संगठन के लोगों का, उस क्षेत्र के संगठन के लोगों का जन समर्थन प्राप्त है, जो आम जनता का समर्थन प्राप्त है और जो योग्य कैंडिडेट है, जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता है और कांग्रेस के प्रति निष्ठावान है, उस तरह के उम्मीदवार का चयन वहां पर होगा। और निश्चित रूप से जातिगत जो बात होती है, जातिगत समीकरण चुनाव के लिए महत्वपूर्ण विषय होता है, तो उस बिंदु पर भी विचार किया जाएगा और उसी के तहत ये निर्णय लिया जाएगा। कहीं पर हो सकता है कि वो कैंडिडेट रिपीट हो और कहीं पर वो चेंज भी हो सकते हैं। तो ये एक प्रक्रियात्मक जो कार्रवाई है उसका हिस्सा रहेगा और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी। राखी जी, बिल्कुल। सौरभ जी, कांग्रेस इसे किस तरह से लेती है? ये जो नाम अभी 3 से 4 महीने पहले आ गए हैं, बीजेपी की पहली सूची आ गई है, उसे कांग्रेस किस तरह से लेती है और क्या कांग्रेस के लिए बहुत आसान होगा? क्योंकि देखिए, आपको कुछ सीटों पर पता चल गया 21 जगह पे बीजेपी से कौन है, अब उन 21 जगह पे कांग्रेस को किसको लाना है। मुझे लगता है क्या इसको बहुत आसान सा ये आपके लिए हो गया, बैठे बिठाए कहना चाहिए, और इसे किस तरह से लेते? इतनी जल्दी नामों का ऐलान पहले से कर देना के क्या मायने हो सकते हैं? देखिए राखी जी, ये बिल्कुल हो सकता है कि जो नाम की सूची हमें पहले से पता चल गई है, तो उनके जो अपोजिट कैंडिडेट हैं उनके बारे में निर्णय लेने के लिए हमें कुछ आसानी हो। हाँ। हमारी रणनीति में जो बदलाव करने हैं वो बिल्कुल किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा ने ये जो इतनी जल्दी नाम घोषित किए हैं, ये संभावित नाम है। हो सकता है कि कांग्रेस की जैसे जैसे नामों की घोषणा होगी और कांग्रेस की रणनीति को देखते हुए भाजपा अपने तरफ से इस सूची में बदलाव करे। ये फाइनल लिस्ट नहीं है मुझे लगता है, और ये संभावित नाम है और कहीं ना कहीं उसके तहत जो रणनीति में कांग्रेस को परिवर्तन करने की जरूरत लगेगी वो बिल्कुल करेगी और निर्णय उसके आधार पर लेगी। बिल्कुल ठीक बात है। राहुल जी, क्या वाकई में जैसा कि कह रहे हैं सौरभ जी, एक लास्ट टाइम पे बदलाव हो सकता है या लगभग इनको तय माना जाए, क्योंकि तैयारी फिर उस हिसाब से ही होगी? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के द्वारा ये सूची जारी की गई है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सूची संभावित है। ये निश्चित सूची है, फाइनल सूची है, और अगर किसी भी प्रकार से परिवर्तन किसी कंडीशन में करने का मौका या फिर अवसर या मजबूरी होती है, तो उसका निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति और जो कोर ग्रुप है वो लेगी। निसंदेह ये जो सूची आई है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जारी की गई है, तो जाहिर सी बात है हम इसे फाइनल सूची माने और ये अंतिम सूची होगी। और जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि हमें आसानी होगी कैंडिडेट बदलने में, तो मैं तो कहता हूँ भाई, अगर आसानी होगी आपको कैंडिडेट तय करने में, तो बहुत जल्दी आप भी नामों की सूची जारी कर दें तो अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी में। अब यह तो क्लियर हो गया है कि जिस प्रकार से सूची हम जल्द जारी कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से पार्टी में ये कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतरकाल है, नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है, इसीलिए लगातार 4 माह पूर्व सूची जारी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ये जो सूची है वो फाइनल सूची कहलाती है। चलिए, एक छोटा सा सवाल और राहुल जी, मुझे लगता है जो नाम अभी 21 सामने आए हैं, इनको क्या ध्यान में रखकर नामों को रखा गया है? क्योंकि जिस तरह से जिस विधानसभा के हिसाब से नाम सामने आए हैं, और एक फैक्टर होता है जातिगत वाला, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा, ये बात बिल्कुल सही है। मुद्दे अपनी जगह पे बहुत काम करेंगे, इससे भी बड़ा उसकी व्यक्तिगत, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो चेहरा कितना प्रभावी होगा, पिछली बार वहां का क्या रिकॉर्ड था, क्या इन तमाम चीजों को रखकर, यदि ये तमाम चीजें रखी गई हैं, तो फिर ये तैयारी 1-2 दिन की नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से लगातार जो बैठकें हो रही थी, जो दौरे हो रहे थे, ये उसका एक कहते हैं ना कि मंथन होने के बाद एक ये अमृत निकला है पहली लिस्ट का। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट जारी की है उसमें आप कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार से जातिगत समीकरण, जातिगत फैक्टर, मैं बता दूं जातिगत समीकरण, जातिगत फैक्टर हर पार्टी देखती है, हर राजनीतिक पार्टी देखती है, मगर उससे भी बड़ा जो मुद्दा होता है वो होता है जो प्रत्याशी है उसका जुझारूपन, उसका पार्टी के लिए निष्ठावान होना। उसके भी बड़ा मामला होता है कि जनता के बीच में लोकप्रिय होना, जन नेता होना। और उन सारे मामलों को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट जारी किए हैं। और ये मंथन को याद का नहीं, मंथन बहुत पुराना चले आ रहा है, और सारे मंथन होने के बाद, सारे सर्वे को ध्यान में रखकर
एक मजबूत और जो जनता के बीच में काम करने वाले हैं, ऐसे नेताओं को, ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने टिकट दिया है। आप देखिए 21 की जो सूची है उसमें ऐसे कई नाम हैं जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं। तो जाहिर सी बात है, पंचायत चुनाव राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बनने के बाद, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पंचायती राज का चुनाव हुआ था। उसमें जो कैंडिडेट जीत कर आए थे उनको बकायदा मौका दिया गया है। और जैसे आपने कहा पाटन के विषय में, तो पाटन में विजय बघेल जी से बड़ा और मजबूत कैंडिडेट नहीं हो सकता था। उसका कारण है कि विजय बघेल जी पूर्व में भूपेश बघेल जी को चुनाव में हरा चुके हैं, विधानसभा चुनाव में हरा चुके हैं। उसके अलावा अभी जो विधानसभा चुनाव थे उसके बाद लोकसभा चुनाव में मैं पहले भी कहा कि 27,000 वोट पे वो चुनाव जीते थे और तो और सीएम साहब अपने ही बूथ में कांग्रेस को जिता नहीं पाए थे। चलिए ठीक है, क्योंकि समय की भी सीमा है, मुझे लगता है अब तैयारी कांग्रेस की है। और सौरभ जी, कितना इंतजार और किया जाए? देखिए, हमारी जो जिला लेवल की मीटिंग है वो मुझे लगता है कि 27 अगस्त के आसपास हमारी जिला लेवल की मीटिंग है। उसके पहले ब्लॉक स्तर पर सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाएंगी और जैसे ही जिला स्तर की जो प्रक्रिया पूर्ण होगी तो प्रदेश स्तर में उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द ये महीने के आखिरी में या फिर अगले महीने के शुरुआती दौर में आपको ये इंतजार खत्म हो जाएगा। और बीजेपी की जो बात कहें तो बीजेपी की जो पार्टी की लिस्ट है, आपने कहा ये अमृत है, तो मुझे लगता है कि अभी 2023 के चुनाव में ये समझ आ जाएगा कि ये जो कैंडिडेट की लिस्ट है ये इनके लिए अमृत का काम करती है, बीजेपी के लिए विष का काम करती है। वो तो अभी नवंबर के चुनाव में समझ आ ही जाएगा। राखी, बिल्कुल सही बात है। और इसका जो आकलन करेगा, जो निर्णय देगा, वो जनता करेगी, ये भी निश्चित तौर पर बड़ी बात है। खैर, समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, चुनाव है, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 3 से 4 महीने पहले जो सूची सामने ला दी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक तरफ आसान भी है कि वो कंपैरिजन में कैसे कैंडिडेट लाता है। दूसरी चीज, जातिगत समीकरण बहुत प्रभावी होंगे, तो कैसे क्या प्लानिंग होगी, क्या वो एक दूसरे को इतना कंपटीशन दे पाएंगे, उनकी व्यक्तिगत छवि क्या है, कुल मिलाकर जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।